इस सारी ब्रीफिंग में मकरूजों पर बात की गई है। खान अभी भी बहुत दूर है इस बंदे से। अगर इस बुनियाद पर हम उस पर हाथ डालेंगे तो ना सिर्फ वो पहली पेशी में जमानत पर बाहर आ जाए, बल्कि यह भी मुमकिन हो सकता है कि हम अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे। ड्यू रिस्पेक्ट सर, आखिर कब तक हम नौकरियां करते रहें? कुछ और करना होगा, इस तरह नहीं। सर ये एक मुश्किल फैसला हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं। प्लान बी मुमकिन है। मैं समझा नहीं सर। वो कहावत तो सुनी है ना, हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा चढ़े। बर्तन को बाहर से नहीं, अंदर से ज्यादा धोया जाता है, और अगर खान को धोना है तो अंदर से धो, उसके घर से। सुना है उसकी फैमिली लाइफ बहुत डिस्टर्ब है उसकी बेटी की मौत के बाद। जी देखिए, खान को कानूनी तौर पर नहीं बल्कि जज्बाती तौर पर काबू करना होगा, वरना उसके पास ऐसे ऐसे राज हैं कि आप लोगों की वर्दियां तो बात में, हमारी इज्जत पहले उतर जाएगी। कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा करें कि खान की बोलती बंद हो जाए। इसके लिए किसी हद से भी गुजरना पड़े तो गुजर जाए, हम आपके साथ हैं। अगर मगर कुछ नहीं, जितना कहा गया उतना ही करें, बाकी सब कुछ हम संभाल लेंगे। ओके सर। कैसा लगा तुम लोगों को घर? बहुत अच्छा है। पसंद आया ना? किसका घर है ये? वो है एक मेरे जानने वाले, बहुत पुराने, बहुत अच्छे। वो लोग बाहर रहते हैं। तुम लोग इस घर में बिल्कुल सेफ रहोगे। सेफ हो? हमें खतरा किससे था? हकदाद के बहुत से दुश्मन हैं। अच्छा, तो आप भी पापा की हिदायत पर अमल कर रही हैं। मैं नहीं रहूंगा यहाँ पे। अरे नहीं भाई, हकदाद तो मुझसे बात ही नहीं कर रहा। वो तो घर में होने वाली सारी तलखी का मुझे जिम्मेदार समझता है। अम्मी प्लीज रोएं तुम मत ना। कमाल का वो मतलब नहीं था। देखो, पीना की मौत के बाद हम सब लोग डर गए हैं। मैं भलाई चाहती हूँ सबकी, हर एक की, लेकिन हर कोई बस मुझे ही बुरा समझता है। अम्मी फूफो, आप प्लीज मत रोएं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा आप रो रही हैं। प्लीज रोना बंद कर दें फूफो, प्लीज।
उनके इशारों पर नाचती हुई कठपुतलियां हैं। यही हो रहा है और यही होता रहेगा इस मुल्क में। कमाल है यार, पहले ये लोग इफरीत बनाते हैं, उसे परवान चढ़ाते हैं, उसकी दहशत से फायदा उठाते हैं और आखिर में हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके किए हुए गंद को हम साफ करेंगे। ये जो मॉन्स्टर्स क्रिएट करते हैं लोग और उसे पावर देते हैं, और उसी पावर की बिना पर वो मॉन्स्टर्स जब इनके मुंह को आने लगते हैं तो उनको ठिकाने लगाने का काम हमें दिया जाता है। ये काम करने के लिए आए हम पुलिस फोर्स में। इफरीत को काबू भी तो किया जा सकता है सर। मतलब सर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर इंसान को इफरीत बना सकते हैं तो इफरीत को दोबारा इंसान भी तो बनाया जा सकता है। निगार के कत्ल की खबर मिल गई है। सरवत के ससुर ने मरवाया। तुम्हें कुछ अंदाज़ा भी है कि तुम उदास चेहरे में कितनी बदसूरत लगती हो। शुक्र है नन्ही मुन्नी सी मुस्कुराहट तो आई चेहरे पे। पता है कितना मुश्किल होता है किसी को हमेशा के लिए खो देना। आई नो, लेकिन यही ज़िंदगी है और ज़िंदगी का सबसे बड़ा हुस्न मौत है। इस हकीकत को हमें मान लेना चाहिए। बहुत छोटी थी, मैं समझ सकता हूँ, मगर हम कुछ नहीं कर सकते सवाए इसके कि उसकी यादों को अपने दिल में जिंदा रखें। पता है बहुत प्लान्स बनाती थी वो। अगले साल उसकी इटली में एग्जीबिशन थी, उसकी पेंटिंग्स की। बहुत जिंदा दिल और खुशियों से भरपूर थी वो। हाँ मैं समझ सकता हूँ। अच्छा ये बताओ कि तुम वो चैनल कब से ज्वाइन कर रही हो? पता नहीं। पता नहीं क्या मतलब? पता नहीं तो पता करो ना। देखो जिंदगी में सदमे आते रहते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि इंसान जीना छोड़ दे या फिर अपने करियर को दांव पे लगा दे। इधर देखो मेरे, थोड़ा सब्र से काम लो, इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर हो जाएगा। देखो जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है जब इंसान बिल्कुल बेबस होता है, उसके बस में कुछ नहीं होता, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो जीना छोड़ दे या फिर जिंदगी खत्म हो जाए। जिंदगी तो बस यूं ही चलती रहती है। क्या खूब कहा है शायर ने, सुबह होती है
शाम होती है, जिंदगी बस यूं ही तमाम होती है। हेलो, कौन सी बात? तो फिर आप घर आ जाए। ओके, ठीक है, बाय। किसका फोन था? ऑफिस से था। एनीवेज, जस्ट रिलैक्स। एक्सक्यूज मी बाबा, मम्मी लंदन जा रही है तो फिर आप उन्हें रोक क्यों नहीं रहे? कोशिश कर चुका हूं बेटा। आपको उन्हें रोकना होगा हर कीमत पे। देखो, ये मेरा और तुम्हारी मम्मी का आपस का मामला है। आई डोंट वांट एनीबॉडी टू इंटरफेयर। आपको किसी की भी परवाह नहीं है ना? ना मम्मी की, ना मेरी, ना कमाल की, किसी की भी नहीं। आप जानते हैं कि मम्मी लंदन क्यों जा रही है? सरवत आंटी ने उन्हें कॉल करके कहा था कि आप उनसे शादी करना चाहते हैं। ये शरबत ने तुम्हें फोन किया? हाथ छोड़े, मैं कोई बात नहीं करना चाहती। देखो, मैं There's no need to explain। मुझे कुछ भी नहीं सुनना, ठीक है? हाँ, लेकिन तुम्हें मेरी बात सुनना पड़ेगी। Did you propose to सरवत? क्या आपने सरवत को प्रपोज किया था? हाँ, लेकिन बस, मैंने जो सुनना था ना वो मैं सुन चुकी हूं। अब और कुछ कहने को नहीं रहा। प्लीज लीव माय रूम। लेकिन शबाना प्लीज। मैंने कहा मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती, जो सुनना था सुन चुकी हूं। अब मेरे कमरे से प्लीज तशरीफ ले जाएं आप। प्लीज गो, लीव मी अलोन। आई डोंट वांट टू हियर एनीथिंग। तुम तो देखकर ही इतनी परेशान हो रही हो। अभी तो इस सब पर तुम्हें पूरा प्रोग्राम करना है। What? हाँ, लेकिन ये सब तो मेरे बाबा के बारे में है और वो कोई पब्लिक फिगर भी नहीं है। उन पे मैं कैसे प्रोग्राम कर सकती हूँ? देखो नीलम, तुम्हारे पास इख्तियार है। तुम खुद अपने डैडी को लेकर आओगी प्रोग्राम में। समान, I'm sorry, ये मैं नहीं कर सकती। क्यों? हिम्मत नहीं है या अपने डैडी को बचाना चाहती हो? ऐसी कोई बात नहीं है जमान। अगर मैं अपने बाबा को शो पे ले भी आती हूँ तो ये सारे पॉलिटिशियंस एक्सपोज होंगे जो इस वक्त हुकूमत में हैं और बाबा की जान को खतरा हो सकता है। बात तुम्हारी ठीक ही है। खान साहब जैसे भी आदमी हैं तो तुम्हारे डैडी। खैर,
वैसे तो खान के अपने बंदे ही उसकी हिफाजत के लिए काफ़ी हैं, लेकिन अगर तुम ये प्रोग्राम करती हो और इन सब करप्ट लोगों को बेनकाब करती हो तो फिर खान की सिक्योरिटी मेरी जिम्मेदारी होगी। देखो नीलम, मुझ पर, तुम पर, हम सब पर इस मुल्क का कर्ज है, इस मुल्क के एहसानात हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन सब एहसानात के बदले में हम में से कोई एक भी ऐसा नहीं है जो बदले में कुछ देने को तैयार हो। किसी को तो खड़ा होना ही है, किसी को तो पहल करनी ही है, चाहे वो तुम हो, चाहे वो मैं। नीलम, किसी दूसरे के बारे में तो हम कहीं भी खड़े हो सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, इल्ज़ाम लगा सकते हैं, और अक्सर वो इल्ज़ाम सही भी साबित होते हैं, लेकिन अपनों के खिलाफ खड़े होना बहुत मुश्किल काम है। और मैं ये सबूत तुम्हारे पास इस यकीन के साथ लेकर आया हूं कि तुम खान के खिलाफ खड़ी हो सकती हो। हौसला है तुम में इसका। ये देखो, ये मिसिंग पर्सन्स की फाइल है, तुम खुद इनसे मिल चुकी हो। क्या तुम इन गरीब लोगों के लिए खड़ी नहीं होगी? किसी का बाप गायब है तो किसी का बेटा, किसी का शौहर बरसों से घर नहीं लौटा, कोई मिसिंग है तो किसी की लाश मिली है, और इस सब के पीछे खान है। देखो नीला, तुम्हारे पास इख्तियार है, यू कैन डू इट। सरवत, सरवत जी। अब वो इलेक्शन की तारीख नहीं बढ़ रही, सेक्रेटरी से मेरी बात हुई है अभी, लिहाजा तुम इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दो, वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और कल से ही कॉर्नर मीटिंग शुरू कर दो हल्के में, और तमाम वर्कर्स को फ़ोन करके कहो कि शाम को घर आ जाए। दुरुस्त कर देती हूँ। ठीक है, मैं भी सेक्रेटरी को फ़ोन करके ना बता देता हूँ। और हाँ, मीडिया वालों को भी शाम को बुला लो घर। मीडिया वालों को कॉर्नर मीटिंग में ना बुलाएं। नहीं नहीं, उनका बुलाना बहुत ज़रूरी है। ओके, ठीक है, कर देती हूँ। और हाँ, आइंदा मैं तुम्हारे साथ नहीं होगा, याकूब होगा। अब तमाम कॉर्नर मीटिंग्स और जलसे जुलूसों में वो ही तुम्हारे साथ रहेगा। चल शुरू हो जाओ। कम आवाज आती है क्या? शुरू हो जा, लेकिन शुरू से। सब बताऊंगा साहब, सब बताऊंगा। हालत बहुत खुश्क है, थोड़ा पानी मिलेगा? बोल ना, बोल।
चल अब शुरू शुरू। काला खान कॉल करता था मैं, कब कहाँ किसको मारना है वो बताता था, हम मार देते थे साहब। कितने आदमी थे तुम लोग? मैं और मुनीर और कादिर। खाली काला के लिए काम करते थे या किसी और के लिए भी करते थे? नहीं साहब, काला के लिए ही काम करते थे। हाँ, एक बार किसी न किसी को भेजा था, वो मैंने अकेले किया था साहब। बहुत पैसे मिले थे साहब, अकेले किया था मैंने। क्या किया था बोल तो सही। साहब वादा माफ गवाह बना लो, सब बता दूंगा साहब, सब बता दूंगा, बताऊंगा साहब, सब बताऊंगा। ठीक है, किसको मारा था तूने? साहब टीवी पे आता था वो, जमील खान नाम था साहब उसका, जमील खान। एमपी जमील खान? हाँ साहब। एमपी जमील खान को मारा तूने? हाँ। किसके कहने पे मारा तूने उसको? सच सच बता, किसके कहने पे मारा? बोल। साहब उस भाई आया था, छोटा भाई, टायर नाम था उसका। 5 लाख रुपए दिए थे साहब। झूठ तो नहीं बोल रहा ना तू? नहीं साहब, झूठ नहीं बोल रहा साहब। लेके जा उसको, लेके जा उसको, चल लेके जा उसको। हाँ बोलो शायद। सर वो 3 दिन पहले जो हमने टारगेट किलर अरेस्ट किया था सर, उसने एमपी जमील खान के कत्ल का एतराफ़ कर लिया। ओह दैट्स गुड। और क्या बताया उसने? सर उसका बयान है कि उसने जमील का कत्ल उसके छोटे भाई ताहिर के कहने पे किया है। व्हाट? अच्छा मैं खुद आ रहा हूँ वहाँ, उसका बयान मैं खुद लूँगा। राइट सर। हाँ गाड़ी निकलवाओ, मैं भी जाऊँगा। नीलम, what a pleasant surprise. कैसी हो? ठीक हूँ। ये किस चीज की फाइल है? है केस। तुम्हें देख के बहुत खुशी हुई। अगर एक आध दिन में नहीं आती ना तो मैं तुम्हें लेने आ जाता। कहाँ जा रही हो? घर जा रही हूँ। ओके। नीलम, कल मिलते हैं फिर। पता नहीं। राहत, आप एक जानने वाले के घर पे रह रहे हो? जी। Is it safe? Yes मामा, we safe. Don't worry. How can I not worry बेटा? मुझ पे हमला हो चुका है। हमारी बहन आपकी फ्लाइट कब है? कब जा रही हैं आप? आज रात जा रही हूँ। एक बात बोलूं, तुम घर वापस आ जाओ। नहीं मामा, पापा को एहसास होना चाहिए कि वो सारी जिंदगी अकेले नहीं रह सकते। ठीक है, लेकिन जो भी करो ना, सोच समझ के करना, किसी पे भरोसा मत करना। आजकल हालात ऐसे नहीं है, मैं परेशान ही रहूंगी। मैंने तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर लिए हैं। अगर और पैसों की ज़रूरत हो ना, मुझे बता देना, मैं वहाँ से भिजवा दूंगी तुम्हें। नहीं नहीं मामा, पैसों की जरूरत नहीं है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बेटा तुम लंदन मेरे पास क्यों नहीं आ जाते?
प्लीज मैं परेशान नहीं होंगी अगर तुम वहां होगे मेरे साथ। नायला के साथ? हाँ बेशक, अगर वो आना चाहे तुम्हारे साथ उसे भी ले आओ तुम। अगर तुम दोनों लंदन आ जाओ तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर नहीं आए ना, मेरे पीछे नीलम का जरूर ख्याल रखना। हो सके तो उसे भी लंदन ही साथ ले आओ। मैं बहुत परेशान रहूंगी वहां पे अकेली। मैं ट्राई करूंगा, आई सी व्हाट आई कैन डू। हिम्मत मत हारना। अगर तुम लोग नहीं आए ना तो मैं जल्द वापस आ जाऊंगी। बस मुझे कुछ दिनों के लिए यहाँ से दूर जाना है। आई नीड अ ब्रेक। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी। इस सब कुछ के बीच फासला डालना चाह रही हूँ मैं थोड़ी देर के लिए। डबल क्रॉस किया तुमने मुझे सफर, डबल क्रॉस किया। ऐसा कुछ नहीं है अफ्ताब, ये तुम्हारी सोच है। हमारे ताल्लुक वाली बात शबाना से करने की क्या जरूरत है? मैंने तुमसे पहले कहा था, मुझे जवाब देने से पहले किसी की इजाजत की जरूरत है, और मुझे पता था कि तुम शबाना को नहीं बताओगे, इसीलिए मुझे बताना पड़ा। घर छोड़कर जा रही है वो। ये मेरा मसला नहीं है हकदाद। तो क्या मसला है तुम्हारा? तुम हो मेरा सबसे बड़ा मसला। मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम चैन से कैसे जी सकते हो? बहुत मोहब्बत करते हो ना शबाना से? अगर करता तो तुम कहीं ना होते। मैं हूं भी कहां अफ्ताब, बस परछाइयां सी हैं और कुछ नहीं। उलझा के रख दिया है तुमने मुझे, बिल्कुल उलझा के रख दिया। एक तरफ बीना की मौत ने हला के रख दिया और दूसरी तरफ तुम। अब पता चला, जब कोई बहुत अपना एकदम से दूर हो जाए तो कैसा लगता है। खानदान के एक फर्द के चले जाने से पूरा घर टूट जाता है, बिखर जाता है। खुशियों की जगह उदासियां आ जाती हैं। जानता हूं, बड़ी अच्छी तरह से जानता हूं। इसीलिए बिल्कुल अकेला हो गया। पर मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं। शबाना जा रही है, मुझे और क्या चाहिए। मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूं। बेटा अगर तुम ऐसे परेशान होगी ना, I'll get very upset. I told you you should come with me. पता नहीं यहाँ रहोगी क्या होगा। तुम you should have just resigned from your office ना। मामा मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। तुम मेरे साथ चलती तो बेहतर होता। यहाँ पे रह के इस माहौल में और डिप्रेस्ड हो जाओगी। मैं यहाँ ठीक हूँ। जब आपको बहुत मिस करूंगी ना तो मैं लंदन आ जाऊंगी। अपना ख्याल रखना। मैं तुम्हारी फिक्र कर रही हूँ। क्या बात है ज़मान?
सर ये जमील साहब के मर्डर केस की फाइनल रिपोर्ट है। कौन है जमील का कातिल? तीन दिन पहले हमने एक टारगेट किलर को अरेस्ट किया है, उससे वेपन भी बरामद हुआ है और उसने उसी वेपन से जमील साहब को कत्ल करने का एतराफ़ भी किया है। और क्या बताया है उसने? उस टारगेट किलर के कहने के मुताबिक उसने ताहिर के कहने पर जमील साहब का कत्ल किया है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या बकवास करते हो तुम? ताहिर जमील का छोटा भाई था, वो क्यों करेगा ऐसे? ये सब खान ने किया है। मंसूर साहब, ताहिर के अकाउंट से टारगेट किलर को पेमेंट की गई। दोनों की टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन सबूत के तौर पर हमारे पास मौजूद है। ताहिर ही कातिल साबित होता है, सारे सबूत है इस फाइल में। झूठ है ये, और तुम्हारा डिपार्टमेंट भी झूठा है। ठीक है, आप फिर कहीं और से इंक्वायरी करवा लें। ये सब खान की साजिश है, उसी ने करवाया ये सब कुछ। और तुम भी खान के टाउट हो। तनख्वाह हुकूमत से लेते हो और काम खान के लिए करते हो। मंजूर साहब, आप ज्यादती कर रहे हैं। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, देखो आगे क्या करता हूं मैं तुम्हारे साथ। ठीक है सर, आप जो चाहें कर सकते हैं, मुझे कोई परवाह नहीं। मैं किसी और एजेंसी से इंक्वायरी करवाऊंगा। तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन झूठी है और तुम जैसे पुलिस ऑफिसर्स कानून की नजरों में धूल झोंकते हो। जैसे आपकी मर्जी, लेकिन इंक्वायरी आप जहां से चाहें करवाएं, नतीजा यही निकलेगा। हाँ जमान, आपसे मुलाकात करनी है खान साहब। ऑफिस में हूँ। 1 घंटे में पहुंच रहा हूँ। अब तुम्हें यकीन आ गया होगा कि जमील के कत्ल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। सारे सबूत तुम्हारे पास हैं, तफ्तीश तुमने खुद की है। जी मुझे तो यकीन हो गया है, लेकिन जमील के वालिद मंसूर साहब का ये मानना है कि उसका कत्ल आपने करवाया है। मंसूर साहब,
अरे उनके मानने या मानने से क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी मंसूर साहब के साथ कुछ हिसाब किताब हैं हमारे जो अभी बेबाक करना बाकी है। हिसाब किताब? कैसा हिसाब किताब? निगार। ओ हाँ, इसका मतलब है कि निगार ने ही ताहिर को उकसाया होगा कत्ल करने पे। किसने किसको उकसाया इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मंसूर ने मुझे धमकी दी है। तुम हमारे साथ हो, इसलिए किसी की भी धमकियों से मरऊब होने की जरूरत नहीं है। मैं मरूब होता भी नहीं हुई, बहुत इंपॉर्टेंट मर्डर केस पर हूं मैं। हाशमी साहब के कत्ल का केस मेरे लिए बहुत अहम है। उस हवाले से हमारी जरूरत पड़े तो हम हाजिर हैं। वैसे आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि आपका पुराना दुश्मन पाकिस्तान वापस आ चुका है, याकूब। उससे हमारा क्या ताल्लुक। आप भूल रहे हैं कि आपके केस की एफआईआर मैं पढ़ चुका हूं। ताल्लुक मुझे बहुत गहरा लगता है, वरना कोई किसी का इल्जाम इस तरह से अपने सर पे कैसे ले सकता है।